हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 10 के साथ वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 10 में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपके सामने अब सेट नंबर 10 आएगा और सेट नंबर 10 में जो जनरल जीएस को जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में बांट करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल नॉलेज के अंदर आर्ट सब्जेक्ट और करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो जीके का जो क्वेश्चन है 10 नंबर सेट में, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर पर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए, कृषकों के उत्पाद के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की जाती है वो किसके द्वारा, तो इसमें से किस संस्था द्वारा वो रिकमेंड किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, किस संस्था के द्वारा। वो ऑप्शन में है किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, माप और तौल आयोग। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की गई है। तो आंसर हम लोग का होगा सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कला, चोवरा, चौकड़ और नाटिया किस राज्य में समुद्र तट है। ये समुद्र तट का नाम दिया गया है, उसमें 4 समुद्र तट का नाम है, वर्कला, चोवरा, चावकड़ और नाटिका। ये समुद्र तट किस राज्य के समुद्र तट हैं, ये हम लोग को चुनना है कि वर्कला, चोवरा, चावकड़ और नाटिका किस राज्य का तट है, समुद्री तट है। तो आंसर है केरल, ये केरल का समुद्री तट है। और केरल के समुद्री तट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट। मालाबार तट, केरल का समुद्री तट क्या कहलाता है, मालाबार समुद्री तट। देखिए भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत जो है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया कहते हैं। उसका कारण है कि 3 तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और दक्षिणी भारत में 2 तट मुख्य रूप से, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। क्योंकि दक्षिणी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी, क्योंकि दक्षिण में एकदम संकीर्ण है, बहुत पतला हो गया है, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट, केरल किस तट पर, पश्चिमी तट पर। और पश्चिमी तट को ही कुछ खंड में बांट के अलग अलग नाम है, जैसे गुजरात तट। तो गुजरात का पूरा जो तटीय भाग उसको गुजरात तट, दमन तक। फिर दमन से लेकर के गोवा तक का जो तट है, दमन से लेकर के फिर गोवा तक का जो तट है उसको बोला जाता है, उस तट का नाम हो गया कोंकण तट। दमन से लेके गोवा तक कोंकण तट। फिर गोवा से मैंगलोर तक का जो तट है वो आपको कन्नड़ तट कहलाएगा। और मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तट है, यानी ये इतना पार्ट हमने बताया, तो ये गुजरात तट, यहां तक हो गया गुजरात तट। ये क्वेश्चन आता है गुजरात तट। फिर यहां दमन से लेकर के गोवा तक का ये तट जो है वो आप कोंकण तट, कोंकण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बाबू, कोंकण तट, ये आपका कोंकण तट हो गया। फिर ये आपका कन्नड़ तट हो गया,
मैंगलोर तक, इसको मैंगलोर यहां समझिए, मैंगलुरु तक, ये आपका कन्नड़ तट, और ये आपका मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट, ये मालाबार तट है, मालाबार तट। मालाबार तट कहां से? मैंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का ये जो तट है वो मालाबार तट कहलाएगा। और ये तट, ये इसका भाग किस में जाएगा? केरल। यहां पर आपका क्या है? केरल राज्य है, तो केरल राज्य, केरल। और ये जो पूछ रहा है वर्कला, चोवरा, चावकड़ और नाटिका किस राज्य का समुद्र तट है, तो ये मालाबार तट के अंदर ही आएगा। ये चारों जो जगह दिया गया है, वर्कला, चोवरा, चावकड़ और नाटिका, ये मालाबार तट का है। और मालाबार तट किसका? तो केरल के साथ, तो ये आपका डी आंसर लगेगा। वर्कला, चोवरा, चावकड़ और नाटिका किस तट का है? तो केरल तट का। केरल तट का दूसरा नाम आप क्या बोलोगे? मालाबार तट। मालाबार तट के ऊपर क्या हो गया? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के ऊपर क्या हो गया? कोंकण तट। कोंकण तट के ऊपर क्या हो गया? गुजरात तट। ये आप ऑर्डर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फिर हम लोग का जीके का क्वेश्चन है 22 नंबर पर। और यहां पर क्वेश्चन आपका है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच, श्रीनगर एक तरफ, श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक सड़क, एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, उसका नाम क्या है? जो श्रीनगर से लेकर के लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर से लेकर लेह तक के जोड़ने वाला सड़क या पास या दर्रा का नाम क्या है? तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जिसका नाम NH1D पड़ा है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और इसका नाम NH1D इसका नाम है, NH1D इसका नाम है। और वो आपका रोड है श्रीनगर से लेह तक, श्रीनगर से लेह तक। और पास कौन? दर्रा कौन? जोजिला। तो आंसर हमारा क्या होगा? जोजिला। यहां शायद आंसर गलत लग चुका है, उसमें आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें, ये जोजिला दर्रा इसमें सही होगा। जोजिला दर्रा, एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क कौन पास से गुजरता है? वो सड़क संपर्क किससे है? जोजिला दर्रा से। और उस सड़क संपर्क का नाम है NH1D, उस सड़क का नाम रखा गया है NH1D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और फिर आपका जीके का क्वेश्चन 24 नंबर पर है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, सिकंदर सूर, सिकंदर सूर। आंसर इसका हो जाएगा बी। हुमायूं का कार्यकाल आप जानते हो कि 1530 से 1540 तक, और 1540 में शेर शाह उसको गद्दी से रिप्लेस किया और फिर सूरवंश का बात हुआ। और 1540 से 1555 तक हुमायूं गद्दी से दूर रहा, हुमायूं गद्दी से दूर रहा। फिर से अपनी गद्दी को वो 1555 में प्राप्त किया और सूरवंश के अंतिम शासक को पराजित करके अपनी गद्दी को फिर से प्राप्त किया। और 1556 में हुमायूं का एक्सीडेंटल डेथ होता है, लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वो 1 वर्ष यानी 30 से 40 तक हुमायूं का कार्यकाल रहा। 40 से 55 तक वो गद्दी से दूर रहा, शासन से दूर रहा। और फिर 55 में वापस आता है, 56 में उसका एक्सीडेंटल डेथ होता है, लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर फिर हम लोग का जीके का क्वेश्चन है। कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में है। कुद्रेमुख पर्वत कहाँ है? कर्नाटक में। और एक चीज यहाँ पर, एक चीज और हम लोग जानेंगे, कुद्रेमुख पर्वत जो है वो मुख्य रूप से यहाँ से जो प्राप्त होता है लौह अयस्क के लिए ये जाना जाता है। लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए कुद्रेमुख को जाना जाता है। आयरन ओर के लिए कुद्रेमुख पर्वत को जाना जाता है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट फैक्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फिर क्वेश्चन हम लोग के सामने है 32 नंबर पर। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचा के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण कराया था। वो कहाँ पर? तो दिल्ली में। ये मकबरा कहाँ? दिल्ली में। और नवाब शुजाउद्दौला कहाँ का? अवध का। नवाब शुजाउद्दौला कहाँ का? अवध का। यही शुजाउद्दौला, जब आप एक बैटल जानते हो 1764 बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध में पार्टी क्या था भाई? तो एक तरफ से भारतीय पार्टी थे। भारतीय पार्टी में कौन? शुजाउद्दौला था, नवाब शुजाउद्दौला था। बंगाल से भागा हुआ मीर कासिम था, और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध में एक तरफ शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड, और ये तीनों एक तरफ, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। दूसरी तरफ अंग्रेज। और यहाँ कौन कौन हो गया? शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम बंगाल का, प्लस मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ये लोग एक तरफ थे और एक तरफ अंग्रेज। और बक्सर के युद्ध में ये भारतीय पक्ष की हार होती है, अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। और इसी जीत के बाद, बक्सर युद्ध की जीत के बाद की जो घटना या उसके परिणाम के रूप में क्या होता है? तो इलाहाबाद की संधि। और ये संधि कब का? तो 1765 का। और इस संधि से ही अंग्रेजों को बहुत अधिकार मिल जाता है, और बंगाल में उनको दीवानी अधिकार में भी मिल जाता है। और बंगाल में 1765 से 72 तक द्वैध शासन की स्थिति रहती है। यानी ये घटना भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। भारत के राजनीतिक परिवेश को पूरी तरह से बदल देता है और अंग्रेजों का पैर जम जाता है। 1757 पलासी युद्ध के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है 1764 बक्सर का युद्ध। उस समय ये बक्सर के युद्ध का मुख्य जो भारतीय पक्ष के तरफ से मुख्य जो केंद्र था वो अवध, और अवध का उस समय का तत्कालीन नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। ये शुजाउद्दौला बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारतीय इतिहास में। तो शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कराया था। कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा तत्व, ये साइंस का होता है। फिर हम लोग का क्वेश्चन आएगा 41 नंबर पे। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यानी संसद में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा किस देश की संसद में है? किस देश के लेजिस्लेचर में, किस देश की विधायिका में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या से ही याद कर लीजिए। ऐसे बहुत वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है जो अप्रोप्रिएशन चाहिए, भारत से तुलना कीजिएगा तो उसके तुलना में बहुत ज़्यादा है चीन के संसद में सदस्यों की संख्या। खैर यहाँ डायरेक्ट आंसर आपका क्या निकल रहा है? निम्नांकित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? सबसे बड़ी संसद का मतलब सबसे ज़्यादा सदस्य उसमें होना। तो ये चीन की संसद में सबसे अधिक सदस्य हैं
चीन की संसद में सबसे अधिक सदस्य हैं, 2900 कुछ सदस्य उसके संसद में हैं। तो निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? एक संस्था उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक एक संस्था स्थापित किया, नेटाल, ये नटाल बोलते हैं, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी कहाँ किए थे भाई? तो दक्षिण अफ्रीका में। पहले जान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इस संस्था का गठन किया था। दक्षिण अफ्रीका में किस बात के लिए? तो अश्वेतों के अधिकार के लिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और क्वेश्चन हम लोग का है कि ये किस वर्ष में? तो 1894 में। 1894 में ये नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी ने वहाँ 2 आश्रम भी बनाया था, तो टॉलस्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये 2 आश्रम महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। फिनिक्स और टॉलस्टॉय, फिनिक्स और टॉलस्टॉय 2 आश्रम महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की जो संस्था थी उसका नाम नटाल भारतीय कांग्रेस। तो नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कब किया गया था? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। दो 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नांकित में से किस दिन मनाया गया था? वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये किस दिन मनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका है। 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में किस डे को मनाया गया? 18 मार्च को 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नांकित में कौन सा है? ओरियन एक तारामंडल है, देखिए गैलेक्सी होता है और गैलेक्सी के नीचे तारों के समूह को, गैलेक्सी बहुत बड़ा समूह होता है, ताराओं के बहुत बड़े समूह को गैलेक्सी कहते हैं। नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स अनकाउंटेबल है, ऐसे 10 के पावर 11 बताया जाता है, लेकिन तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और उससे नीचे तारों के समूह को तारामंडल भी कहा जाता है, कुछ वो उससे छोटा है। और फिर नक्षत्र की भी बात होती है। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन जो है कि ओरियन तारामंडल, ओरियन एक तारामंडल है, उसका सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन है? तो रीगल। ओरियन तारामंडल का सबसे ब्राइटेस्ट जो स्टार है वो रीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? किस पहले भारतीय को रेमन सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को वो पहले भारतीय हुए जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और विनोबा भावे को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला था। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था। और सामाजिक काम करने के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए बाबा आम्बटे को भी भारतीय बाबा आम्बटे को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। और बाबा आम्बटे को ये पुरस्कार 1985 में मिला, इनको 1958 में और इनको 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। और 2006 में अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। और हाल फिलहाल एक पत्रकार रवीश किशोर जी जो है, रवीश किशोर जी को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और वो 2019 में रवीश किशोर को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 46 नंबर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आंसर हम लोग का हुआ आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में हम लोग जानते हैं, ये भूदान आंदोलन इनके द्वारा शुरू कराया गया, गांधी जी के द्वारा शुरू कराया गया। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ये भी पूछता है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? आचार्य विनोबा भावे। और भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का ही एक युक्ति है सबय भूमि गोपाल की। सबय भूमि गोपाल की यानी भूमि पर सबका अधिकार है और सबके हाथ में भूमि होना चाहिए, और इसके लिए वो भूदान आंदोलन चलाए थे। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन? आचार्य विनोबा भावे। सबय भूमि गोपाल की यह युक्ति किसकी, यह स्लोगन किसकी? आचार्य विनोबा भावे का। और फिर हम लोग क्वेश्चन अभी देख रहे थे जो अभी इरेज कर दिए, इस पर इंफॉर्मेशन हमने दिया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हुए? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो 1958 में। बाबा आम्बटे को मिला था 1985 में। अरविंद केजरीवाल जी को मिला था 2006 में। और हाल फिलहाल में रवीश किशोर जी को मिला है, जो पत्रकार हैं, रवीश किशोर जी को मिला है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल में कितने प्रोविंस हैं? तो वो आंसर है 7। नेपाल में प्रोविंसों की संख्या कितनी है? 7। नेपाल में प्रोविंसों की संख्या कितनी है? 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानकू एक मिनट, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा ये कहाँ की है? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, भूटान की, नेपाल की? ये क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर है। जानकू जीवन के उत्सव, जानकू जीवन का उत्सव, ये जानकू उत्सव जो है वो किस देश की सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है? किस देश की सांस्कृतिक उत्सव है जानकू उत्सव? तो ये है नेपाल की, ये नेपाल का उत्सव है। जानकू उत्सव कहाँ का है? नेपाल का। जानकू उत्सव नेपाल का है और नेपाल का एक सांस्कृतिक उत्सव है जानकू सांस्कृतिक उत्सव नेपाल का। जानकू सांस्कृतिक उत्सव है ये नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये वर्ड है पुट शब्द। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये गोल्फ का शब्द है। पुट शब्द गोल्फ खेल का है। पुट शब्द जो है गोल्फ का है। पुट शब्द गोल्फ का एक शब्द है। तो पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है 52 नंबर पे, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? बांग्लादेश की संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या निर्धारित है? बांग्लादेश के संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या निर्धारित है? 350, 363। देखिए इस तरह का क्वेश्चन। अब भाई अब इसका मतलब है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खास करके बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ हमारा बहुत सा, बांग्लादेश तो 71 में बना, तो इन सब देशों का, नेपाल से क्वेश्चन अभी आपको मिला, बांग्लादेश से मिला, तो इनके बारे में भी, नेपाल के बारे में मिला, तो इनसे रिलेटेड जो कल्चर है, इनसे, इनके लेजिस्लेचर, विधायिका से संबंधित कुछ बातें हैं, वो सब भी हमारे जनरल नॉलेज में अब पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए मुख्य रूप से
जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन, तो अमेरिका, ब्रिटेन, थोड़ा बहुत रसिया के बारे में, फिर जो अपना नेबरिंग कंट्री है, जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में उनके कल्चर, उनके विधायिका के बारे में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज रखना होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। वहाँ कौन सा राजनीतिक पार्टी है, वहाँ के संसद में कितने लोग हैं, वहाँ के संसद को क्या कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अब पूछा जाता है। तो 52 में जो क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 350। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? जैसा अभी हमने बताया कि कल्चर से रिलेटेड, वहाँ के विधायिका से रिलेटेड, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जैसे प्रांत तुरंत है, कितना है, ये सब हम लोग को अब जानना है। तो क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर पर कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य, यानी पाकिस्तान का एक पारंपरिक नृत्य है, एक सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य है वजीरी नृत्य। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वजीरी नृत्य जो पाकिस्तान का एक सांस्कृतिक नृत्य है, वो पाकिस्तान के किस जनजाति का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? वजीरी नृत्य पाकिस्तान के किस जाति का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? और जनजाति यानी वहाँ के ट्राइब का, ट्राइब से रिलेटेड कल्चर से क्वेश्चन रहता है हम लोग का। तो पाकिस्तान में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उसमें नाम दिया पश्तून, बलूच, सिंधी। तो इसमें किसका ये वजीरी नृत्य है? ये पश्तून का है। पाकिस्तान के पश्तून जनजाति का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है वजीरी। तो पाकिस्तान के पश्तून जनजाति का सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य है वजीरी नृत्य। तो आंसर होगा ए, पश्तून जनजाति। पश्तून जनजाति। वजीरी नृत्य किसका है? पाकिस्तान के पश्तून जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एक क्वेश्चन हम लोग का है, वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? देखिए, स्नूकर और बिलियर्ड्स ये दोनों खेल जो है बहुत हद तक एक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। स्नूकर और बिलियर्ड्स ये दोनों ही एक तरह का खेल है, लेकिन ये दोनों टेबल पर होता है, दोनों में डंडे होते हैं और उससे गेंद को ड्रॉप कराना होता है, जो उसका होल बना होता है। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में काफ़ी समानता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन दो खेलों में काफ़ी समानता है। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स काफ़ी समान खेल है, काफ़ी समानता है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ अंतर है। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स ये दोनों खेलों से जुड़ा हुआ वह भारतीय खिलाड़ी जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है, वो है पंकज अडवाणी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 97 नंबर पे। नाइन्टी सेवन नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग्स द गैप नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? तो इस साइमन
टॉफेल हैं, ये करंट का आपका क्वेश्चन है। साइमन टॉफेल, साइमन टॉफेल आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक एम्पायर हैं, एम्पायरिंग करते हैं। तो हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन किस लेखक के द्वारा हुआ है, जिसका विमोचन हुआ है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में एक पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स का विमोचन हुआ है, उसके लेखक कौन है? साइमन टाइफेल, साइमन टाइफेल। जो और ये किससे हैं? तो क्रिकेट से हैं और आईसीसी क्रिकेट, आईसीसी के वो एम्पायर हैं, एम्पायरिंग करते हैं, एम्पायर हैं। साइमन टॉफेल की ये पुस्तक है फाइंडिंग द गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने? तो ये है एलियूड किपचोगे। एलियूड किपचोगे एथलीट हैं, एलियूड किपचोगे ये एथलीट हैं और कहाँ के हैं? केन्या के। ये केन्या के एथलीट हैं, केन्या के एथलीट हैं, केन्या के एथलीट, केन्या के एथलीट, केन्या देश अफ्रीका में, केन्या के एथलीट एलियूड किपचोगे, केन्या के मशहूर एथलीट एलियूड किपचोगे को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? किस दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? किस दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की है, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की, और ये जलवायु और पर्यावरण 15 वर्ष के आसपास का उम्र है। और ये डिवीना मैलोम जो है, डिवीना मैलोन को भी साथ में दिया गया है। ये कैमरून की है ये डिवीना मैलोम, और ये भी लगभग 15 वर्षीय है, 15 वर्ष के आसपास की है कैमरून की डिवीना मैलोम। तो ये तो जलवायु और पर्यावरण पर काम किए। और ये जो है डिवीना मैलोम जो कैमरून की है, इन्होंने बाल कल्याण पर काम किया है, बाल कल्याण पर, बच्चों के कल्याण पर, बाल कल्याण पर ये काम किया है। तो ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही नाम आया, ग्रेटा थनबर्ग बहुत फेमस हुई, स्वीडन की, 15 वर्ष के आसपास का उम्र, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए। तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की जलवायु और पर्यावरण क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए इनको जाना जाता है, जो बहुत कम उम्र की, 15 वर्ष की, और 15 वर्ष के आसपास का ही उम्र है डिवीना मैलोम का, जो कैमरून की है, और वो बच्चों के कल्याण के लिए काम किए, वो भी 15 वर्ष के आसपास का उम्र है। तो ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मैलोम को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली इसमें से दो कौन है? तो आंसर हमारा बी होगा, ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मैलोम। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ के? स्वीडन की, डिवीना मैलोम कहाँ की? कैमरून की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में
ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है वो लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन, भारत के लक्ष्य सेन ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है, लक्ष्य सेन। और इस सेट का यानी सेट नंबर 10 के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर अगले सेट में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।